बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। ये थोड़ा सा चैप्टर है डिफरेंट चैप्टर नंबर 1 की निस्बत, चैप्टर नंबर 3 की निस्बत, 4 5 वगैरह की निस्बत। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में हमने जो फ्री रेडिकल पढ़ा था उसमें हमने इन्फ्लेमेशन की एक लाइन पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपको याद करवा दूँ, उसमें ये चीज़ लिखी थी कि इन्फ्लेमेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड ATP। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इस बात को डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है, उसको कहते क्या। किसी भी इंजरी के अगेंस्ट होने वाला रिस्पॉन्स जो कि प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यानी सिंपल इसकी हम जब डेफिनेशन लिखते हैं हम इस तरह लिखते हैं कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी। अच्छा, असल जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक बनती है कि रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी। ठीक है ना, आइदर इट इज़ प्रोटेक्टिव और इट इज़ अनप्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव भी होता है, प्रोटेक्टिव नहीं भी होता। ठीक है, लेकिन हम इस बात पे डेफिनेशन हम सिर्फ ये करेंगे कि हमारे पास जो होता है किसी भी इंजरी के खिलाफ होने वाला प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं। पहली पहली जो मेन चीज़ है, जैसे हम जब सेल की डेफिनेशन करते हैं तो हम भी कहते हैं कि सेल के लिए क्या हमें चाहिए, हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है मेन बॉडी के लिए, वो हमारे पास होता है सेल। सेल नहीं होगा, ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन के लिए अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, यानी ATP नहीं होगा, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। NADPH नहीं होगा तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी है। ठीक है, अब प्रोटेक्ट कौन करता है, किससे करता है, क्या चीज़ करती है, ये तो पता होना चाहिए ना। पहली चीज़ हमें ये है हमारे पास कि हमारे पास पैथोजन का तो पता होगा सबको। पैथोजन किसे कहते हैं। पैथोजन कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है, फंजाई वगैरह हो सकते हैं, ये हमारे पास पैथोजन्स हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये पैथोजन्स आके अटैक करें बॉडी पे, पैथोजन आके बॉडी पे अटैक करें, तो जो हमारे पास इम्यूनिटी डिवेल्प होती है ना, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और वो इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, वो इन्फ्लेमेशन एक नाम है, लेकिन भेजता क्या है, वो भेजते हैं एंटीजन्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो क्या करते हैं, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, और यानी पहले पता लगाता है कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन आया है कि नहीं। अगर पैथोजन आ गया फिर वो किल करते हैं। या फिर हम इसको डिटेल से करते हैं, अभी इतनी नहीं बात है। अच्छा, हमने क्या अभी तक पढ़ा, हमने कहा जो इन्फ्लेमेशन होती है वो हमारे पास होती है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी। ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते कौन कौन से हैं मेन, वो हम जरा कर लेते हैं डिस्कस। अच्छा, जो हमारे पास होते हैं ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, पहली बात डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक हो गया, डेंड्राइड्स में होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे पैंक्रियाज में भी हो सकते हैं, लिवर में भी हो सकते हैं। यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात कर रहा है कि हमारे पास अगर पैथोजन आएगा, अब ये देखें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आके किसी भी पैथोजन ने अटैक कर दिया। ठीक है, किसी भी पैथोजन ने आके अटैक कर दिया और वो हमला करी जा रहा है, जो उसके खिलाफ अब कौन आएगा, उसके खिलाफ हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही आएंगे ना। और वो कौन से होंगे, डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। ये तीन जो होते हैं वो हमारे पास मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अगर MCQ भी पूछा जाएगा तो वो ये होता है डेंड्राइटिक सेल्स, बीटा सेल और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हम बात करें, इसके एंड पे जो मेन चीज़ आती है वो होता है मैक्रोफेज। क्योंकि मैक्रोफेज क्या करता है, इन सब चीज़ों को ईट कर लेता है, खाता है। जो जो भी एंड पे बच जाते हैं हमारे पास फैगोसोम वगैरह, ठीक है, जो भी चीज़ बच जाती है, ठीक है, इसको मैक्रोफेज आके उसको ईट कर जाता है। और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सनाइजेशन। ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको जहाँ भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। आगे भी हम वैसे पढ़ेंगे। ऑप्सनाइजेशन ऑप्सनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जिसको मैक्रोफेज जब ईट करता है किसी भी पैथोजन के मटेरियल को, डिके मटेरियल को, उसको हम ऑप्सनाइजेशन कहते हैं।
ठीक हो गया इस चीज़ की आगे समझ। अच्छा अब जो हम काफ़ी देर हो गई है, आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हम क्या चीज़ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं, दो होती हैं। एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया, और एक होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। अच्छा एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हमें इस बात का पता है ना कि एक होती है बेनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट, ठीक है। एक होती है हमारे पास नॉर्मल, एक होती है डेंजरस, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक, ठीक है, ये वही चीज़ है। अच्छा अब हमारे पास होता क्या है, पहले हमें भी पता है कि पहले हमेशा एक्यूट होती है, ठीक है, लेकिन अगर वो जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या वायरस ज़्यादा हार्मफुल है तो फिर क्या होगी, फिर एक्यूट नहीं होती, फिर क्रोनिक की सिचुएशन आ जाती होती है, सबको पता है इस बात का, ठीक है। अच्छा अब क्या सीन है सुने, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में केस में इसे मैं आपको यहाँ मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, पहले आपको बता दूँ, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक, ठीक है। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर लगे होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, और एक साइड पे लगे होते हैं NF के बीटा जीन, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। इन्होंने करना क्या होता है, इसने हमारा अगर बॉडी, ये हमारी बॉडी थी, ठीक है, ये बॉडी थी, ठीक है, बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स परे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ बॉडी के अंदर एक पैथोजन एंटर हो गया, ये पैथोजन एंटर हो गया, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हल्का सा पता लगा, उसने टोल लाइक रिसेप्टर्स भेजे, टोल लाइक रिसेप्टर्स भेजे किसको, पैथोजन को। और टोल लाइक रिसेप्टर जब भेज रहा होता है हम उसको कहते हैं पाम्स, पैथोजन एसोसिएटिव मोलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, जिसने पैथोजन को कर रहा होता है। यानी अगर वो पूछता है ना कि टोल लाइक रिसेप्टर किसको आगे भेजता है, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर किसको आगे भेजता है, एंटीजन को, पैथोजन करने के लिए, पैथोजन आया बॉडी में कि नहीं, वो होते हैं हमारे पास पाम्प्स, ठीक है। ये काम किसका, टोल लाइक रिसेप्टर का। अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टोल लाइक रिसेप्टर को भेजा, ठीक है, वो जो पाम्प सिचुएशन कहती जाती है ना, वो यही होता है कि पाम्प्स जा रहा है। वैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टोल लाइक रिसेप्टर को सिग्नल दिया, टोल लाइक रिसेप्टर ने आगे पाम्प्स को कहा, और पाम्प्स गया पैथोजन के पास, बस रिकॉग्नाइज करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं, रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। जब रिकॉग्नाइज हो गया, अच्छा अब उसको पता लग गया कि है पैथोजन बॉडी के अंदर ही है, अब क्या करेगा, अब वही जो पाम्प्स होगा वो जाएगा वापस किसके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सिग्नल देगा NF के बीटा जीन को, ये दोबारा बात सुन लें। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहले टोल लाइक रिसेप्टर को मैसेज देगा कि जाके देखो, रिकॉग्नाइज करो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो जो होगा हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर, वो आगे जाएगा पाम्प्स के थ्रू पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, पैथोजन है वापस आएगा दोबारा किसके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल NF के बीटा जीन को बताएगा हमारी बॉडी के अंदर अब पैथोजन आ चुका है, ठीक है। अब NF के बीटा जीन जाएगा न्यूक्लियस के पास, NF के बीटा जीन जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है। और ये न्यूक्लियस फिर कोई मेडिएटर भेजेगा किल करने के लिए, बात समझ आइए, दोबारा चाहे एक दो सुन लेते हैं चलें। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर लगे होते हैं दो चीज़ें, एक होती है टोल लाइक रिसेप्टर लगे होते हैं, एक होता है NF के बीटा जीन लगी होती है। टोल लाइक रिसेप्टर क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन है कि नहीं, वापस आके NF के बीटा जीन को बताता है, NF के बीटा जीन क्या करता है, मेडिएटर न्यूक्लियस को बताता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, मेडिएटर भेजता है किल करने के लिए। अच्छा अब आपको मैं बता दूँ मेडिएटर होते क्या हैं, ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ आ गया तो। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, एक होते हैं मेडिएटर्स, एक होते हैं इंटेग्रेंस, इनमें डिफरेंस सुन लें। मेडिएटर्स क्या होते हैं, इंटेग्रेंस क्या होते हैं। मेडिएटर हमेशा हमारी होती है आर्मी, ठीक है, और इंटेग्रेंट हमेशा हमारे पास होते हैं जो कि आर्मी को बुलाते हैं, मैं इनको इनके लिए लिखते हैं अटैचमेंट, यानी सुन लें, इंटेग्रेंट का काम है किसी भी चीज़ को एक्टिव करना, किसी भी चीज़ को अटैच करना, ठीक है, और किसी भी चीज़ को भेजना। बाकी सारा मेडिएटर का काम है क्या, आर्मी फाइट करना अगेंस्ट पैथोजन, फाइट करना किसका काम है, मेडिएटर्स का। अब ये होते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं आपको अभी बता दूं, बाद में हम पढ़ेंगे। CD4+, ठीक है, CD8+, ठीक है, ये होते हैं क्या, अभी
पता लग जाएगा, अभी इसमें ना टेंशन लें अभी। अच्छा, हमारे पास मेडिएटर्स कौन से होते हैं? CD4+ हो गया, ठीक है, CD8+ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन से हो सकते हैं? हमारे पास हमारी जो होगी बॉडी की प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि लड़ती हैं, ठीक है। पहली बार हमारे हो सकते हैं बी सेल्स हो सकते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसेल्स, टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। ये इंटेग्रेंस में क्या रहते हैं? इंटेग्रेंस में हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है जो कि सिर्फ अटैच करवाती है। मैं अभी आपको बता दूं, इसमें हमारे आ सकते हैं पी सिलेक्टिन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमारे पास और कौन होता है? हमारे पास होता है आई कैम, उसके बाद होता है हमारे पास वी कैम, ठीक है। ये सारे पता लग जाए, एक एक का आपको काम पता लगेगा, ठीक है। सिर्फ लेक्चर जो है वो आपने गौर से सुनना, ये थोड़ा लेक्चर जो है ना एज़ कम्पेयर टू 1, 3, 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मेडिएटर हो गया हमारे पास, इंटेग्रेंस का डिफरेंस पता लग गया ना आपको, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आएगा आपको ये पता लग जाएगा कि अगर वो पूछता है, अगर वो एमसीक्यूज करता है क्या, 25 years old बॉय प्रेजेंट टू यू एंड ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मेडिएटर्स प्रेजेंटिंग सेल्स डैमेजिंग सेल्स, ठीक है। आपके जो मेडिएटर सेल्स होंगे वो डैमेज हो गए हैं, किसी सेल ने आके डैमेज कर दिया, या फिर उसको डैमेज कर दिया गया है, या फिर उसने डैमेज कर दिया, ठीक है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाँ ठीक है, हम जो इंटेग्रेंस होंगे ना वो तो ठीक है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मेडिएटर्स और इंटेग्रेंस में यही चीज़ का फ़र्क होगी हमारे पास, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में पूछता है हमारे से क्या कि हमारे जो मेडिएटर्स हैं, मेडिएटर्स जो है वो हमारी बॉडी में वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन जो इंटेग्रेंस हैं उसका क्या रोल है? इंटेग्रेंस का रोल होता है हमारे पास अटैचमेंट है। वो इस तरह नहीं पूछेगा, वो इस तरह पूछेगा कि मेडिएटर तो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो चुके हैं, क्या आप इंटेग्रेंट हेल्प देंगे? ठीक है, वो इंटेग्रेंट कभी भी हेल्प नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास इंटेग्रेंट का काम ही नहीं है। इंटेग्रेंट का काम ही अटैचमेंट करवाना, ठीक है, और जो है वो एक्टिव करवाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ की आगे समझ। अच्छा, अब आगे आ जाए, काफ़ी टाइम हो गया इसी में लग गया। अच्छा, अब ये जो मैं इधर आया था, अब सुने एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने ये जो नॉर्मल मैकेनिज़्म पढ़ा ना, अभी हमने ये जो नॉर्मल मैकेनिज़्म पढ़ा, ये हमने पढ़ा इसका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पढ़ा, ठीक है। अभी हमने ख़त्म नहीं किया, लेकिन हमने थोड़ा सा इसका पढ़ लिया एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज़्म। अच्छा, उसके बाद हमने मेडिएटर्स देखे और इंटेग्रेंस देखे। अब आगे आ जाए ज़रा, अभी ये चीज़ भी अब ज़रा आपने ध्यान से सुन लेनी है। अच्छा, अब हमारे पास होता भला क्या? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की ये वाली लेयर है, पैथोजन आया, पैथोजन ने आके इस सेल मेम्ब्रेन की लेयर को डैमेज कर दिया, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन की पहले आपको लेयर्स बता दूं कि अंदर होता क्या क्या, फिर आपको और आसान हो जाएगा। ये थी मेरे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये आपको सबको ही पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद अंदर होती है फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है। फोस्फोलाइपेड A2 के अंदर होता है एक एसिड जिसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। अब अरेकिडोनिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या है? बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड वैसे दो में डिवाइड होता है, ये भी सुन लें, एक होता है कोक्स और एक होता है लॉक्स। एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, अरेकिडोनिक एसिड जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक होता है कोक्स और एक होता है लॉक्स, ठीक है। ये आपको अभी एक दफ़ा दोबारा पता लग जाएगा। अब हुआ क्या? पैथोजन आया, पैथोजन ने सेल मेम्ब्रेन कर दी डैमेज। सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहले ऊपर वाली लेयर डैमेज हुई जिसका नाम क्या है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ऐसे ही है, ठीक है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर जब डैमेज हुई उसके बाद क्या है? फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2 के बाद आता है अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड के बाद अंदर होते हैं दो चीज़ें, एक होता है कॉक्स, एक होता है लॉक्स। अभी पता लग जाएगा सारा। अच्छा, अब ये क्या सीन है, ये देखें ज़रा। पैथोजन आया, पैथोजन ने आके सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर दी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था? फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये भी डैमेज होगी। उसके अंदर फोस्फोलाइपेज A2 था, वो डैमेज होगी। उसके अंदर अरेकिडोनिक एसिड था, वो भी निकल गया। जब अरेकिडोनिक एसिड निकला उसके अंदर से दो चीज़ें हमें मिली, एक मिला कॉक्स और एक मिला लॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब लॉक्स क्या है हमारे पास? लॉक्स को कहते हैं ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है, और कॉक्स को कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज। इसका फ़र्क पढ़ लेते हैं, इस चीज़ की आगे ना समझ आपको कि पैथोजन आया,
पैथोजन ने पहले क्या की, सेल मेम्ब्रेन की लेयर डैमेज की, उसके बाद फोस्फोलिपिड बाइलेयर डैमेज की, उसके बाद फोस्फोलाइपेज A2 डैमेज किया, फिर क्या एराकिडोनिक एसिड डैमेज किया। जब उसके अंदर से हमें दो चीज़ें निकली, एक मिला मेरे पास ल्यूकोट्रीन्स मिला, एक मिला साइक्लोऑक्सीजिनेज मिला। ठीक है, अब इस पे आ जाए ज़रा, ये चीज़ ज़रा ध्यान से, एक होता है कॉक्स और एक होता है लॉक्स। ठीक है, लॉक्स का नाम होता है ल्यूकोट्रीन्स और कोक्स का नाम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक हो गया ना। इसकी टाइप्स होती हैं, पहले आपको ये बता दूं कि करते क्या हैं, ठीक है, बाद में सुन लीजिएगा। अच्छा, अब क्या, लोक्स को कहते हैं ल्यूकोट्रीन्स, कोक्स को कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज, और कोक्स का दूसरा नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब टाइप्स पे आए। अच्छा, टाइप्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स होती है मेरे पास PGE2, ठीक है, PGD2, PGI2, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास PGJ2 भी होती है, लेकिन वो नहीं करते इधर रिकॉग्नाइज, वो नहीं करते, लिखते नहीं है। अच्छा, अब इनके काम क्या हैं। हमारे पास बॉडी के अंदर वाहिद प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 होती है, जो कि पेन के लिए होती है और फीवर के लिए होती है, यानी टेम्परेचर के लिए होती है। ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। बाकी ये जितनी भी हैं ये किसके लिए होती हैं, वैजोडाइलेशन के लिए। दोबारा आज मैं आपको ये बात ज़रा दोबारा बता दूँ। अच्छा, होता क्या है कि मेरे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स था, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप कौन सी है, E2, जो होती है पेन के लिए और होती है टेम्परेचर के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, ये PG, इससे एक बात याद रखनी है, PG लिखा हुआ है ना, प्रेगनेंसी। ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है वो हमारे पास प्रेगनेंसी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाए फिर भी मसला, ज़्यादा हो जाए फिर भी मसला। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारे जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, वो बंद नहीं होते और ब्लू बेबीज़ पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, ब्लू जो हमारे पास हार्ट होता है ना, उसका जो फोसा ओवैलस होता है वो बंद नहीं होता, और उसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, ब्लू बेबीज पैदा होते हैं। चलो वो एक्स्ट्रा चीज़ है। PGE2 की जो टाइप है वो है पेन और टेम्परेचर करवाना। उसके बाद जो दूसरी टाइप्स है I2, D2 और J2, ठीक है, इनका क्या काम है, इनका काम होता है वैजोडाइलेशन करवाना, इसकी ब्लड वेसल को डायलेट करवाना इसका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, अब आ जाए बात साइक्लोऑक्सीजिनेज की, आगे समझ। अब आ जाए ल्यूकोट्रीन्स की। ल्यूकोट्रीन्स की टाइप है, ल्यूकोट्रीन्स की टाइप होती है LTB4, ठीक है, LTC4, LTD4, LTE4, ठीक है। अच्छा, जो हमारे मेरे पास टाइप है ना LTC4D4E4, जैसे वो वैजोडाइलेशन करवा रही थी ना, ये मेरे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं। ठीक है, और जो मेरे पास LTB4 है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़, वहाँ PGE2 थी, या LTB4 है। LTB4 क्या करवाता है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, न्यूट्रोफिल्स को। LTB4, ठीक है, अट्रैक्ट करता है किसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। अब बात समझ आई है। अच्छा, PGE2 क्या करवा रही थी, पेन, और PGD2, C2, I2, ठीक है, ये वाली क्या करवा रही थी, ये हमारे पास करवा रही थी वैजोडाइलेशन, और इसमें हमारे पास जो LTC4D4E4 ये करवा रही है वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब मैं आता हूँ उस कंसेप्ट में वापस दोबारा। ये था मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई, उसमें क्या निकला, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर डैमेज हुई, फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2 डैमेज हुआ, उसके अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड से निकला क्या, कोक्स और लॉक्स। ठीक है, ये चीज़ें निकली हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास ये निकले ही है ना, कोक्स निकला है, ठीक, ये मेरे पास कोक्स निकला है, ठीक है, और उसके बाद निकला है लॉक्स। ठीक है, अब यानी अब आप बताएं कि कोक्स का क्या काम था, मेन काम कोक्स का था वैजो डाइलेशन, और लॉक्स का मेन काम क्या था, वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि MCQ पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट आया, ठीक है, अब पेशेंट ऑफ 30 years ओल्ड लेडी प्रेजेंट टू यू एंड ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, और वैजो कंस्ट्रिक्शन उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, अब आप उसको कौन सा ड्रग दोगे। अब एक बात आपको भी पता है कि जो बंदा वैजो कंस्ट्रिक्शन वाला आएगा उसको हम वैजो डाइलेशन वाला देंगे ना, ताकि उसकी डायलेट हो जाए, यानी वो लॉक्स, उसके अंदर लॉक्स की कमी थी,
यानी लोक्स का ज़्यादा था, सॉरी लोक्स ज़्यादा था, ठीक है। अब मैंने उस पेशेंट को कोक्स दे दिया, जब उस पेशेंट को कोक्स दिया उसकी वजह डायलेट होगी, वो ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब आए ज़रा, अब हुआ क्या था इसमें, ये इस तरफ आए, ये देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने क्या बात पढ़ी, नॉर्मल मैकेनिज्म पहले पढ़ा, ठीक है। फिर हमने मेडिएटर और इंटीग्रेंट में फ़र्क पढ़ा, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि पैथोजन आके कैसे अटैक करता है। जब हमारे पास पैथोजन अटैक करेगा, ठीक है, तब हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे होगा। अच्छा, पैथोजन ने अटैक किया था, सेल मेम्ब्रेन टूटी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर टूटी, फॉस्फोलाइपेज A2 टूटा, अराकिडोनिक एसिड निकला, सोकोक्स क्लोक्स निकल आया, ठीक है। यानी पैथोजन जो है वो अंदर तक चला गया। ये था मेरे पास कनेक्टिव, ये था मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू, एक मिनट, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पैथोजन ने आके हमला कर दिया, ठीक है। अब मास्ट सेल जो होंगे वो आके बचाएंगे पैथोजन से कनेक्टिव टिश्यू को। यानी मैं कह सकता हूँ जो मास्ट सेल्स हैं वो मेरे पास एक मेडिएटर है, मेरे पास एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। अब हुआ क्या, अब कनेक्टिव टिश्यू डैमेज कैसे, पहली बात ट्रॉमा, एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, इससे हो सकता है। दूसरी बात हमारे पास ना कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो सुन ले पहले। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि होती है C1 से लेके C9 तक, ठीक है। ये आपको ना पता लग जाएगा इनके काम क्या क्या है, ठीक है, C1 से लेकर C9 तक। अच्छा, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास C3A और C3B, ये हमारे पास यूज़ ये होती हैं किसमें, जब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमारे पास ना इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इम्यूनिटी का मैं आपको बता दूं, शायद बताया भी है बाकी लेक्चर्स में मैंने, गेम्ड IgG IgA IgM IgE IgD, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ है, इसमें हमारे पास IgE यूज़ होती है, ठीक है, IgE यूज़ होती है। यानी जब हमारे पास वो एक्सीडेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होता है, पहली बात ट्रॉमा, दूसरी बात कंप्लीमेंट प्रोटीन C3A C5 C3A C5A, सॉरी C3A C5A, तीसरी बात IgE, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का थोड़ा सा हो रहा होगा और IgE का हो रहा होगा, ठीक है, ये आपको आ जाएगी समझ अभी। ये देखिएगा आप, अब ज़रा मेरे पास होती है एक, ये देखिए एक मिनट, ये देखें IgG होती है, ठीक है, IgA होती है, IgM होती है, IgE होती है और IgD होती है, ठीक है। IgE जो होती है वो होती है एलर्जी के लिए, ठीक है। ई से याद रखना, IgE जो होती है, जिधर हमारी बॉडी के अंदर IgE ज़्यादा होगी वहाँ आपको एलर्जी है। और जब हमारी बॉडी में आमतौर पर एलर्जी होती है ना, कहीं पे भी, फुट पे, हैंड पे, ठीक है, माउथ पे वगैरह, ठीक है, फेस पे के ऊपर, तो हमारे पास इसका ये हमारे पास होता है कि IgE की प्रोडक्शन हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आहिस्ता ये भी देखेंगे IgG का काम क्या है, A का काम क्या है, M का काम क्या है, D का काम क्या है, वो बहुत डीप चल जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो E है उसका काम क्या है, एलर्जी करवाना, ठीक है। आगे आ जाए अब। अच्छा, हमारे पास ना कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं C1 से लेके C9 तक, C1 से लेके C9 तक हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा थोड़ा रिव्यू आपको पता होना चाहिए कि जो C1 के अंदर अगर कोई मसला आ जाएगा ना तो एडिमा हो जाता होता है, ठीक है। और अगर C5 से लेकर C9 तक आ जाएगा ना तो नाइजेरिया इन्फेक्शन हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम ये आगे इसी चैप्टर के अंदर ही बस थोड़ा सा आगे जाके प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी के अंदर ये बात करेंगे, ठीक है। C1 के अगर मसला आ जाए तो एडिमा हो जाता है और C5 के अंदर हो जाए तो नाइजेरिया इन्फेक्शन हो जाता है। तब हम डिटेल से भी पढ़ेंगे ये बात को। अच्छा, आगे आ जाए, आगे कंप्लीमेंट प्रोटीन का पता लग गया। और हमारे पास एक होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन जिसका नाम होता है C3, ठीक है, और एक होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन जिसका नाम होता है C5, ठीक है। जो C3 होती है ना वो चेंज होती है C3A के अंदर और होती है C3B के अंदर, और जो C5 होती है वो चेंज होती है C5A के अंदर और होती है C5B के अंदर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये ना इंपॉर्टेंट MCQ जो पूछा था और मैंने चैप्टर नंबर 5 जो रिकॉर्ड किया उसमें भी ये बात मैंने बताई है। वैसे हमारे पास जो है ना रेड ब्लड सेल्स है ना, ये रेड ब्लड सेल है,
कन्वेक्टिव थोड़ी शेप ख़राब हो गई है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना यहाँ ऐसे हमारे पास लगी होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। हमारे ऊपर लगे होते हैं कुछ मेडिएटर्स लगे होते हैं, प्रोटीन्स लगी होती हैं 3, एंकाइरिन, स्पेक्ट्रिन, ठीक है, बैंड 3 प्रोटीन लगी होती हैं, वो भी आपका नहीं है अभी। अच्छा, हमारे पास एक होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन C3, एक होती है C5, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ना चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास चेंज हो जाए ना तो हमारे पास एक डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है PNH, प्रोक्सिमल नोक्टूरल हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लाजिया, ठीक है। इसमें होता क्या है, इस डिसीज़ के अंदर ना हमारे पास स्लीप एपनिया हो जाता है, बंदा सो नहीं पाता, ठीक है, बंदा उठता है सोता है घबरा के फ़ौरन उठ जाता है, नींद उसको नहीं आती, ये हमारे पास डिसीज़ होती है PNH। वैसे ही मैंने आपको बता दी, ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इन द केस ऑफ हमारे पास जब हो रही होती है मास्ट सेल ख़राब होते हैं तो हमारे पास जो C3 और C5 होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया। ये बात अब आई समझ आपको। ये देखें कौन सी C3A और C5A ये चेंज हुए हैं तो ए में आए हैं ना। अगर चेंज ना होता है तो सादा लिखा होता C3 और C5, लेकिन उसने लिखा C3A और C5A, ठीक है। अब इस बात से आपको पता लग गया कि हमारे पास जो है मास्ट सेल्स का मसला बना, वो मास्ट मतलब कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हुआ, तो कनेक्टिव टिश्यू के डैमेज होने के साथ हमारे पास ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन थी ये भी चेंज होगी, और ऐसे पेशेंट को स्लीप एपनिया होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। वैसे ही हमारा इसके साथ अभी इसके साथ कोई लिंक नहीं था टॉपिक के साथ, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, होता क्या है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, और एंड में मैक्रोफेज आ जाता होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मैंने अभी मैंने क्रोनिक को छेड़ा भी नहीं है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास ना पाथवेज होते हैं, तीन पाथवेज होते हैं, ठीक है। एक होता है कंप्लीमेंट पाथवे, एक होता है अल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है मनोस बाइंडिंग पाथवे, ठीक है। एक होता है कंप्लीमेंट पाथवे, एक होता है अल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है मनोस बाइंडिंग पाथवे। अच्छा, इस कंप्लीमेंट पाथवे को कहते हैं क्लासिकल पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और मनोस बाइंडिंग पाथवे। अच्छा, होता क्या हमारे पास, यहाँ भी मैं एक एंटीजन रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी एक एंटीजन रख रहा हूँ और यहाँ भी एक एंटीजन रख रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान समझिएगा, डिफरेंस समझ लें, बाकी आ जाएगा आपको। अच्छा, होता क्या, हमारे पास जो कंप्लीमेंट पाथवे है, क्लासिकल पाथवे, इसके होते हैं 2 हैंड्स एंड 1 फुट। अल्टरनेट पाथवे का 1 हैंड 1 फुट, इसका भी 1 हैंड और 1 फुट। ये कैसे होते हैं ये सुन लें। अच्छा, अब मेरे पास होता क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है C1 प्रोटीन, ठीक है, और साथ आता है IgM, और वो पैथोजन को किल कर देता है। समझ आई, यानी कंप्लीमेंट पाथवे में, क्लासिकल पाथवे में एंटीजन आया, एंटीजन ने अपने साथ क्या मिलाई, IgM एंटीबॉडी, ठीक है, और साथ क्या मिलाई, एक हाथ से उसने पकड़ा IgM को, दूसरे हाथ से उसने पकड़ा कंप्लीमेंट प्रोटीन्स 1 को, और पैथोजन को उसने किल कर दिया। अल्टरनेट पाथवे आ गया। अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, अल्टरनेट पाथवे के अंदर वो एक सिर्फ और सिर्फ उसको पड़ता है, क्या नाम है, एंटीजन जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसको इम्यूनिटी को पड़ता है, इम्यूनोग्लोबिन को पड़ता है। वो ऐसे ही होता है, सुन लें, देखें, अल्टरनेट पाथवे है, अब ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेट पाथवे में कंप्लीमेंट प्रोटीन आती है C1, वैसे तो कोई भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन C1 नहीं, और उसने पैथोजन को किल कर दिया। यानी अल्टरनेट पाथवे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एंटीजन है वो किसको, इम्यूनोग्लोबिन कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को पकड़ता है और पैथोजन को किल कर देता है। और मनोस बाइंडिंग पाथवे के अंदर एक मनोस नाम की प्रोटीन होती है, उसको पकड़ता है मनोस, ठीक है, MANNOSE, मनोस नाम की प्रोटीन होती है, उसको पकड़ता है और पैथोजन को किल कर देता है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास 3 पाथवे थे, एक था क्लासिकल पाथवे, एक था अल्टरनेट पाथवे, एक था मनोस बाइंडिंग पाथवे, ठीक है। ये 3 पाथवे आ गए ना, समझ आ गई। अच्छा, अब आगे आ जाए, आगे हमारे पास ना एक फैक्टर है जिसका नाम होता है हैगमैन फैक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरों, क्योंकि हैगमैन फैक्टर, और हैगमैन फैक्टर जो होता है वो हमारे पास होता है 12 फैक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है कि PGE2 क्या करवा रहा था, PGE2 फीवर करवा रहा था और साथ टेम्परेचर करवा रहा था। अच्छा, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवा रहे थे, वैजो डाइलेशन करवा रहे थे, ऐसे ही। अच्छा, अब होता क्या है, अच्छा, ये भी हमारे पास जो है ना हैगमैन फैक्टर वैजो डाइलेशन करवाता है,
वैसो डायलेशन करवाता है। लेकिन मसला क्या है, इसके साथ, इस वैसो डायलेशन के साथ आपको ना साथ पेन भी होने लग जाती है। समझ आ रही? यानी इसके अंदर सारा का सारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पड़ा होता है। PGE2 भी पड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद PGI2 भी पड़ा होता है, D2 भी पड़ा है, J2 वगैरह भी पड़ा होता है। अच्छा, यानी हैगमैन फैक्टर कहते हैं 12 फैक्टर को, जो कि किसी भी ब्लड वेसल को डायलेट भी करवा रहा है, और डायलेट के साथ ना उस बंदे को पेन भी होने लग जाती है। और जब साथ पेन होने लग जाए ना, उस फैक्टर को कहते हैं वैसोडाइलेशन। और ये ज़्यादातर पाया जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के जो सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स, उधर पाया जाता है। और फिर इसको हम कहते हैं कैनिन सिस्टम, या फिर उसको कहते हैं कैनिनोजन। बात समझ आई है? लिवर के सेल्स, ठीक है। हैगमैन फैक्टर फैक्टर 12 को करते हैं, जो वो वैसोडाइलेशन करवाता है और साथ क्या पेन करवाता है। और इसके ज़्यादातर होते हैं किसमें, हमारे पास होते हैं, ठीक है, कैनिन सिस्टम में। अच्छा, इसमें ना मैं आपको ना, इससे मैं आपको एक बात बता दूं इस बात से पढ़ने से पहले। एक होता है हिस्टामीन, एक होता है हेपारिन। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। हिस्टामीन का काम होता है वैसोडाइलेशन करवाना, हेपारिन का काम हुआ, सारे कहते हैं कि हेपारिन का काम होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाना। नहीं, हेपारिन का काम होता है, वो हमारे पास है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, यानी प्लेटलेट्स के खिलाफ है ये। अच्छा, अब हिस्टामिन का काम था वैसोडाइलेशन करवाना, हेपारिन का काम था एंटीकोगुलेंट। अब देखिए, वो सवाल पूछ सकता है कि हुआ क्या था, हमारे पास ना एक बंदा है, ठीक है, उसके ना प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, प्लेटलेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब आप उसको क्या देंगे? ये एक्यूट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, किसी में क्रोनिक की बात नहीं कर रहा। अच्छा, उसके हो गए हैं प्लेटलेट्स ज़्यादा। अब उसको कहें जनाब आप हेपारिन यूज़ करो, आपके एंटीकोगुलेंट है, आपके प्लेटलेट्स की तादाद को वो कम कर देगा, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको क्या है, उसको हमारे पास जो है ना वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, हम उसको क्या देंगे? हम उसको कोक्स दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पता है ना, मैंने बताया था आपको, कोक्स दे सकते हैं। उसके बाद उसको आप हिस्टामिन दे सकते हो, ठीक है। अब एक बंदा है जो कि वैसो डायलेशन हो गया उसकी, ठीक है, ब्लड की डायलेशन हो गई है, ब्लड ज़्यादा ट्रांसफर हो गया, हार्ट को ज़्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से हार्ट मसला बन रहा है, ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, उसको वैसो डायलेशन हो गई है। अब उसको क्या दोगे? उसको आप ल्यूकोट्रिन्स दे सकते हो, लॉक्स दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन द एक्यूट सिचुएशन। अब आगे ना हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल के स्टेप्स, ठीक है। कार्डिनल साइंस वगैरह है, रूबर आ गया, ठीक है, उसके बाद कोडोन आ जाते होते हैं। ये साइंस जो है ना, ये अभी रहने दे, ये आप रीडिंग ही कीजिएगा, ये इतने नहीं है, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह टुमार हो जाता होता है। अच्छा, हमारे पास आ गए हैं स्टेप्स। स्टेप्स आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स अराइविंग एंड फंक्शंस। इसको इस तरह करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जितना आसान हो सके उतना आसान करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टेप 5, चले बाकी बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब क्या स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्टेप 1 का नाम होता है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में हमारे पास होता क्या है? मार्जिनेशन में होता क्या है हमारे पास, ये सुन ले। ये थी मेरे पास ब्लड वेसल, ठीक है। सबसे पहले वो डायलेट कर जाती है, सिंपल बात, कुछ इतनी ज़्यादा याद रखनी। अच्छा, अब आपको भी इस बात का पता है, ये ब्लड जा रहा है, और जब हमारी वैसोडाइलेशन जो होगी वो डायलेट कर जाएगी, चाहे थोड़ी हुई है अभी, लेकिन डायलेट कर जाएगी, तो ब्लड जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ नहीं जाने लग जाएगा इस तरह। पहले ब्लड सेंटर से जा रहा था, अब ब्लड की जो लोकेशन हो जाएगी वो पेरिफेरी हो जाएगी। यानी स्टेप 1 का पहला क्या लिखूंगा? वैसोडाइलेशन, ठीक है, बात खत्म। स्टेप 2 पे आ जाए। सिंपल जितना सिंपल हो सके उतना, लेकिन ये याद ज़रूर कीजिएगा जिस तरह है चीज़। अच्छा, स्टेप 2 पे आ जाए। स्टेप 2 पे हमारे पास क्या होता है? ये थी मेरे पास सेल्स, ठीक है, इसके ऊपर लगे होते हैं एंडोथीलियल सेल, इस तरह। बात उसी से हो रही है, उधर भी लगे होते हैं, मैंने आपको उधर बताया नहीं ताकि आसान रहे। एंडोथीलियल सेल इस तरह लगे होते हैं, ठीक है, और ब्लड यहाँ जा रहा था। और पहले स्टेप में क्या हुआ था? पहले स्टेप में जो वो थी डायलेट कर गई थी इस तरफ को, पेरिफेरी की तरफ जो ब्लड था वो डायलेट कर वो कर गया था, मूव कर गया था। क्यों? क्योंकि वैसोडाइलेशन की होने की वजह से। अच्छा, अब होता क्या है? इस स्टेप का नाम है रोलिंग, इस स्टेप का नाम है रोलिंग। अच्छा, अब इस स्टेप में हमारे पास ना दो प्रोटीन्स होती हैं,
एक का नाम होता है पी सिलेक्टिन, ठीक है, दूसरी का नाम होता है ई सिलेक्टिन। दो होती है प्रोटीन, एक होता है पी सिलेक्टिन, एक होती है ई सिलेक्टिन। इन दोनों के मैंने आपको बताई है अभी शायद थोड़ी देर पहले। पी सिलेक्टिन का काम होता है हिस्टामीन, ये सुन ले, पी सिलेक्टिन क्या काम होता है, हिस्टामीन करवाना। और जो ई सिलेक्टिन हिस्टामीन, और मैं आपको आगे इस पे तो एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ कि हिस्टामीन क्या करवा रहा होता है, वैसोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, ई सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन हमारे पास दो तरह के जो होते हैं ना उसको मेडिएटर्स को पकड़ता है। एक होता है ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, एक होता है इंटरल्यूकन 1। वैसे 2 भी होता है लेकिन अभी इंटरल्यूकन 1 की बात करें, ठीक है। यानी नहीं समझ आ रही आपको तो एक बात को दोबारा समझ लें। एंडोथीलियल सेल्स थे, एंडोथीलियल सेल्स में हमारे पास जो ब्लड था वो मूव कर रहा था ड्यू टू वैसोडाइलेशन पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। अब उसके ऊपर लगे थे दो प्रोटीन्स, एक थी पी सिलेक्टिन, यहाँ ये देखें, यहाँ थी दो प्रोटीन्स, पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसने दो तरह के फैक्टर प्रोड्यूस किए, एक किया ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, एक किया इंटरल्यूकन 1, ठीक है। एक किया ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, एक किया इंटरल्यूकन 1, ठीक है। और हमारी अब हो क्या रहा था ये सुन ले, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर किया और एक किया इंटरल्यूकन 1। अच्छा, अब होता क्या है सुनिएगा, यहाँ ना हम यहाँ लगा होता है मेरे पास ना एंडोथीलियल के ऊपर, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये देखें, इधर लगा होता है आई कैम वी कैम, आई कैम वी कैम, आई कैम वी कैम, इस तरह, या एक लगा होता है आई कैम, एक लगा होता है वी कैम। ये मैं सारे लफ्ज़ आपको बताए हैं, इस तरह से आपको याद होंगे। अच्छा, ये आई कैम क्या करता है, आई कैम हमारे पास ना ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को अपने साथ मिला लेता है इस तरह। और जो वी कैम है वो क्या करता है, वो इंटरल्यूकन 1 को इस तरह मिला लेता है, इंटरल्यूकन 1 को इस तरह मिला लेता है, क्या, कौन, वी कैम। और जो आई कैम क्या करेगा, जो आई कैम होगा वो क्या करेगा, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को अपने साथ मिला लेता है इस तरह, ठीक है। आई कैम वी कैम ने अपना अपना रोल ऐसे किया, ठीक है। ये हो क्यों रहा है सारा प्रोसेस, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास पैथोजन आ गया था बॉडी के अंदर, ठीक है। वो पैथोजन किल कर रहा था, हमने उस पैथोजन को लड़ने के लिए पहले तो हमने वैसोडाइलेशन करवाई, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो आने थे ना, न्यूट्रोफिल आने थे ना न्यूक्लियस, तो पहले हमने करवाई वैसोडाइलेशन, ठीक है। जब हमने वैसोडाइलेशन करवाई ना, तो वैसोडाइलेशन के बाद क्या हुआ, मेरे पास जो है ना वो पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन प्रोटीन्स आ गई। उसने क्या प्रोड्यूस किया, इंटरल्यूकन 1 और ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर। वहाँ लगा था आई कैम और वी कैम, आई कैम ने ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को अपने साथ अटैच करवा दिया और वी कैम ने इंटरल्यूकन 1 को अपने साथ अटैच करवा दिया, ठीक है। अब ये अटैच हो कि नहीं, ये सारे अटैच इसलिए हो रहे हैं ताकि मेडिएटर आए और ये न्यूट्रोफिल वगैरह ये किल करें किसको, पैथोजन को, हर चीज़ किल करने के लिए हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आए ज़रा, पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस का था मार्जिनेशन का वैसोडाइलेशन। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ है, वैसोडाइलेशन हुई है, पी सिलेक्टिन ई सिलेक्टिन आया, बात खत्म। स्टेप थ्री होता है एडहेशन का, स्टेप 3 होता है एडहेशन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बात मैंने आपको जो बताई है ना पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये देख क्या हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ लगा था आई कैम वी कैम, आई कैम वी कैम, इस तरह लगे थे, आई कैम और वी कैम लगे थे। आई कैम ने किसको अटैक किया, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को, वी कैम ने इंटरल्यूकन 1 को, इसने ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को, इंटरल्यूकन 1 को, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को, इंटरल्यूकन 1 को, आई कैम ने किसको किया, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को, वी कैम ने किया इंटरल्यूकन 1 को, ठीक है। इस तरह अटैचमेंट करवा दी, इस प्रोसेस का काम है एडहेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाए, स्टेप 4 को कहते हैं कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस का मतलब आपको पता लगेगा तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कीमोटैक्सिस का मतलब है फाइट करवाना अगेंस्ट पैथोजन। पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वो तैयार हुआ था मार्जिनेशन के लिए, यानी वैसोडाइलेशन करवाने के लिए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या हुआ था, रोलिंग, ठीक है, रोलिंग हुआ था। रोलिंग में हमारे पास इस तरह होता है कि ये रोलिंग स्टेप वाला क्यों है, ये आपको बता दूं। जब हमारे पास ये सब कुछ अटैच हो रही होती है ना, ये सब कुछ अटैच हो रहा होता है ना, तो यहाँ से हमारे पास ये वाले जो है आई कैम और वी कैम, ये सारे रोल कर रहे होते हैं इस तरह। ये रोल क्यों कर रहे होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। रोल वाला काम क्यों हो रहा होता है, ये देखें,
यहाँ लगी इंजरी, यहाँ हुई थी इंजरी फॉर एग्जांपल, यहाँ हुई फॉर एग्जांपल इंजरी, ठीक है, यहाँ से ब्लड आने लग गया यहाँ, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान इंजरी हुई, यहाँ से जो ब्लड था वो आने लग गया। अब इस ब्लड के आने के रोकने के लिए, ताकि ये ब्लड ना निकले, हमने पी सिलेक्टिन को बुलाया, ई सिलेक्टिन को बुलाया। पी सिलेक्टिन ने ब्लड को रोकने के लिए क्या किया, वैसोडाइलेशन करवा दी। ई सिलेक्टिन ने ब्लड को बाहर से रोकने के लिए क्या करवाया, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकन 1 को। फिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो बाहर ना निकले, ठीक है, ब्लड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मसला बनेगा, ठीक है, ब्लड ना बाहर निकले, इस वजह से क्या 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 करवाया, पी सिलेक्टिन आया, ई सिलेक्टिन आया, पी सिलेक्टिन ने वैसोडाइलेशन करवाई, ई सिलेक्टिन ने ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकन 1 को क्या किया, वो किया, प्रोड्यूस किया। आई कैम ने किया, आई कैम ने उसको अटैच करवा दिया, वी कैम ने अटैच करवा दिया, ठीक है, और ये रोल होने लगे ऊपर, ताकि जो ब्लड है वो ना आए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि साथ कोआगुलेशन भी तो होती है, वो जो कोआगुलेशन है वो इसके बाद है, इन्फ्लेमेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो कोआगुलेशन का होता है, ठीक है, वो हमारा इसमें भी पढ़ना हमारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है हीमोस्टैसिस के नाम से। अच्छा, ये बात आ गई ना समझ। अच्छा, अब जो ब्लड निकलता है ना, उस प्रोसेस का एक नाम है, उसको क्या किसी को पता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडस। ये जो ब्लड एक्सक्रीट कर रहा होता है, और ये डायापेडस को रोकने के लिए कौन था, आई कैम वी कैम, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक एमसीक्यूज बनाता हूँ, पहले वो सोल्व करें। अ पेशेंट ऑफ 15 years old boy present to you with a history of vasoconstriction, पहली बात, ठीक है, vasoconstriction पहली बात। दूसरी बात, डायापेडस, बात समझ आ रही है ना, डायापेडस। वो कुछ और भी कह सकता है, वो कह सकता है नॉट ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है, ब्लीडिंग आ रही है, पहली बात वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरी बात डायापेडस, ठीक है, एंड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग। जारी बात है, जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लीडिंग तो होगी ना। अच्छा, ब्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू विद दिस पेशेंट। अब आप इस पेशेंट के साथ क्या करेंगे, पहली बात, वैसोकंस्ट्रिक्शन थी, वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए क्या देंगे, वैसोडाइलेशन वाला कोई भी चीज़ देंगे, कौन सी होगी वो, वैसोडाइलेशन के लिए आप हिस्टामिन दे सकते हो, ठीक हो गया, आप हिस्टामिन दे सकते हो। दूसरी चीज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हो, ठीक हो गया। आगे आगे डायापेडस, डायापेडस को रोकने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो कि पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन को प्रोड्यूस करे बॉडी में। वो क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंड, पी सिलेक्टिन हिस्टामिन के तौर पे काम करेगा, जो ई सिलेक्टिन होगा वो क्या करेगा, ई सिलेक्टिन इंटरल्यूकन 1 और ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। आई कैम आएगा, वी कैम आएगा, वो क्या करेगा, वो उसको अटैक करवा देगा और हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस एमसीक्यू कभी नहीं समझ आ रही तो आ जाएगी वैसे। अच्छा, आए ज़रा इसकी तरफ वापस। स्टेप 4 है कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस में क्या हुआ था ये सुन लें। ये था मेरे पास सेल, मैंने अब सेल इस तरह का बना दिया, ठीक है, ये था मेरे पास सेल, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है इस वक्त पैथोजन। हाँ, ये सब कुछ हो इसके अंदर ही रहा है, ये था न्यूक्लियस, ठीक है, ये था सेल। अच्छा, अब हुआ क्या, ये गया, ये जो पैथोजन था ये अंदर क्या था, सेल के अंदर ऐसे जो पैथोजन था, सॉरी अब बात सुन ध्यान से सुनिएगा, ये था सेल, ठीक है, और ये है पैथोजन। पैथोजन ऐसे क्या था, पहले सेल मेम्ब्रेन को डैमेज किया, फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डैमेज किया, फिर फॉस्फोलाइपेज A2 को डैमेज किया, फिर अराकिडोनिक एसिड को किया, अंदर कोक्स और लोक्स को भी डैमेज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, ये पैथोजन गया सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास सेल ने अंदर ये वाला सारा प्रोसेस किया, कौन सा, मेडिएटर भेजे, न्यूक्लियस को भेजा, न्यूट्रोफिल आए और उसने उसको किल करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस किल हो गया, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास जो फैगोस, ये जो था पैथोजन था, ये अंदर जाके क्या बन गया, अंदर जाके बन गया फैगोसोम।
पैथोजन अंदर जाके फेगोसोम हो गया, यानी जब वो किल हो गया, कुछ नहीं रहा ना, तब वो फेगोसोम हो गया। अब ये फेगोसोम, ये नहीं कहता, अच्छा फेगोसोम क्या करेगा, ये फेगोसोम जाएगा लाइजोसोम के पास, लाइजोसोम उसको अटैच करवाएगा इस तरह, और लाइजोसोम से जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा, फिर बिल्कुल ही वेजिकल्स, पता ना गोल्जी अपरेटस का काम इस तरह वेजिकल्स में शेप में करवा देगा। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ मार्जिनेशन, ठीक है, फिर हुआ हमारे पास क्या, रोलिंग, फिर हुई एडहेशन, अब हुई कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस में फाइटिंग थी, फाइटिंग हमने स्किप कर दी, ठीक है, क्या फाइटिंग हुई है, और फाइटिंग के दौरान पैथोजन मारा गया है। अब जब पैथोजन मारा गया है ना, तो पैथोजन एक शेप में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है फेगोसोम, पैथोजन एक शेप में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है फेगोसोम, और फेगोसोम गया लाइसोसोम के पास, और अब उसका नाम हो जाएगा फेगोलाइसोसोम, अब उसका नाम हो जाएगा फेगोलाइसोसोम। और अगर, अब ये बात ना गौर से सुनिएगा, जब पैथोजन किल हो चुका, ठीक है, यानी वो लूज हो चुका, हार गया, अब उसका नाम क्या होगा, फेगोसोम, और अब ये जो फेगोसोम है ये लाइसोसोम के पास जाएगा, उसका क्या नाम हो जाएगा, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। ये इधर देखते हैं हम, ये देखें जरा आप, ये था फेगोसोम, फेगोसोम गया लाइसोसोम के पास, इसका नाम क्या हो गया अब, फेगोलाइसोसोम। अगर ये पैथोजन जो है वो लाइसोसोम के पास नहीं जाएगा तो एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसका नाम होगा चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम। अगर ये पैथोजन जो है, यानी ये इसका नाम अब क्या है, फेगोसोम, क्योंकि सेल के अंदर मर चुका है, फेगोसोम लाइसोसोम के पास नहीं जाता, उसका नाम हो जाएगा चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम। वैसे बहुत रेयर होता कोई नहीं वैसे, लेकिन अगर हो जाए तो उसका नाम क्या, चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम। अच्छा, अगर ये पैथोजन फेगोसोम जाएगा लाइसोसोम के पास, उसका नाम क्या हो जाएगा, फेगोलाइसोसोम। उसके बाद कहाँ जाएगा, गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है, गोल्जी अपरेटस से वो वेजिकल्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे वेजिकल्स बन गए, और हमारे सेल से एक्सक्रीट हो जाएगा, ये सेल से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये देखें, इस पर ये जो हमारे पास ये जो मैंने बताया ना, अब ये सारा जो प्रोसेस बताया ना, ये सारा का सारा आ रहा था किसमें, स्टेप 5 के अंदर। इस प्रोसेस का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मार्जिनेशन, मार्जिनेशन के बाद हुआ रोलिंग, रोलिंग के बाद हुआ एडहेशन, एडहेशन के बाद हुआ कीमोटैक्सिस, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद क्या हुआ, जब मर चुका फेगोसोम बन गया, फेगोसोम के बाद क्या हुआ, फेगोलाइसोसोम बन गया, फेगोलाइसोसोम के बाद गोल्जी अपरेटस के बाद आके वेजिकल्स बन गए। अब हमें स्टेप 5 के एंड में क्या मिल रहे हैं, वेजिकल्स, स्टेप 5 के एंड में हमें वेजिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आगे आगे भी सुनिएगा, अब होता है क्या, हमारे पास स्टेप 5 हो गया, स्टेप 5 के बाद हमारे पास आता है स्टेप 6, उसमें क्या आता है, अच्छा अब हमारे पास ना मैं थोड़ा सा टॉपिक से पहले हट रहा हूँ ताकि ना सही तरह समझ आ जाए। अच्छा, अब होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर O2 होती है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये चेंज होती है O2 नेगेटिव के अंदर, ये वो चेंज होती है H2O2 के अंदर, वो चेंज होती है HOCl के अंदर, और ये HOCl ब्लीच है। अभी आएगी समझ, जो O2 होती है ना, वो जो हमारे पास O2 नेगेटिव के अंदर चेंज करती है ना, इसका नाम होता है NADPH, ठीक है। जो O2 नेगेटिव H2O में चेंज होता है ना, उसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, और जो H2O2 HOCl में चेंज होता है ना, उसका नाम होता है माइलो पर ऑक्सीडेज, MPO। आपको ना ये जो है ना बात अभी ऐसी लग रही होगी कि है कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, हम सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, O2 हमारे पास बाकी तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक काम क्या करता है, O2 चेंज होती है O2 नेगेटिव के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, O2 नेगेटिव चेंज हुई H2O2 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ SOD, H2O2 चेंज हुई HOCl में इन द प्रेजेंस ऑफ MPO, माइलो पर ऑक्सीडेज। अच्छा, और इसको कहते हैं ब्लीच। और अब क्या होगा, अब ये जो ब्लीच होगा वो जाके इस वेजिकल्स को भी ख़त्म कर देगा। एंड पे किसका काम था, ब्लीच का। ऐसे हमारे पास ये काम होते होते हैं। अच्छा, बात समझ, सबसे पहले क्या था हमारे पास स्टेप, मार्जिनेशन का। दूसरा स्टेप था हमारे पास क्या, रोलिंग का। तीसरा स्टेप था एडहेशन का, ये वाला जो काम है सारा का सारा इसमें आता था, एडहेशन का। चौथा काम था कीमोटैक्सिस का। पांचवा था फेगोस्टोम का, ये वाला जो सारा काम है।
ठीक है। अच्छा उसके बाद है स्टेप 6 का मैंने आपको बताया क्या, O2 नेगेटिव में चेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, फिर हुआ H2O2 में इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, फिर हुआ HOCl में इन द प्रेजेंस ऑफ माइलो परऑक्सीडेज में, वो ब्लीच है। अब वो ब्लीच करके वो ब्लीच जाके इस वेजिकल्स को भी किल कर लेती है। अब ये जो ब्लीच होगी ये क्या करेगी, ये जाके इस वेजिकल्स को भी किल कर देगी। और स्टेप 7 क्या होगा, स्टेप 7 एंड पे कुछ भी नहीं होगा, 24 आवर्स के अंदर अपोप्टोसिस हो जाएगी, सिंपल। अच्छा अब जो है ना इसको हम थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाए, स्टेप 6 को ना, वैसे स्टेप सारे के सारे खत्म हो गए। इस तरह हमारा पैथोजन मरता है। पहले क्या करती थी, पहले होती है वैसोडाइलेशन जिसकी पड़ता का काम है मार्जिनेशन, फिर होती है रोलिंग, फिर होती है एडहेशन, फिर होती है कीमोटैक्सी, फिर होती है फैगोसाइटोसोम, ठीक है, फिर होती है हमारे पास ये वेजिकल्स आए और 24 आवर्स के अंदर अपोप्टोसिस होगी, बात खत्म। ठीक है। अच्छा अब मैं ना स्टेप 6 को थोड़ा सा आ जाऊँ क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इधर आ जाते हैं। हमारे पास होता क्या, O2 जो था वो चेंज हुआ O2 नेगेटिव के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। O2 नेगेटिव चेंज हुआ किस में, H2O2 में इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो चेंज हुआ HOCl में इन द प्रेजेंस ऑफ माइलो परऑक्सीडेज में। ठीक है। अब इस पर ये हो क्यों रहा है, ये हुआ है ना, ये ब्लीच प्रोड्यूस करने के लिए सब कुछ हुआ है कि ब्लीच प्रोड्यूस हो जाए हमारे पास। अच्छा अगर हमारे पास NADPH का मसला बन जाए, अब आप बताएं NADPH का मसला बन जाए, O2 नेगेटिव बनेगा, नहीं बनेगा। H2O2 बनेगा, नहीं बनेगा। HOCl बनेगा, नहीं बनेगा। या फिर NADPH कम प्रोड्यूस हो, O2 नेगेटिव कम प्रोड्यूस होगा, H2O2 कम प्रोड्यूस होगा, HOCl कम प्रोड्यूस होगा, ब्लीच भी कम प्रोड्यूस होगी, वेजिकल्स भी कम वो होंगे। ठीक है। उसके दोबारा चांस है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवाने के, उसके दोबारा चांस है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवाने के, यानी हमने विलन को टोटल तौर पे ख़त्म करना है। अगर वो नहीं ख़त्म होता तो वो क्रोनिक सिचुएशन में जा सकता है। अब क्या होगा, अच्छा अगर हमारे पास NADPH की कमी हो जाए ना तो हमारे पास वो डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है CGD। उस डिसीज़ का नाम क्या है, क्रोनिक ग्रैनुलोमाटस डिसीज़। इस डिसीज़ में हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पास अटैक करवाते हैं। वो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एस्परजिलस होते हैं, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होते हैं, सूडोमोनास होते हैं, सिटारिया नोज़ेरिया होते हैं, अमेरिकानस होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं सारे बैक्टीरिया सुन ले कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं एस ओरियस, स्ट्रेप्टोकस ओरियस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा ये होते हैं। उसके बाद है सूडोनोमास, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पहले पहले नाम याद किए हैं, सूडोनोमास। उसके बाद होता है सीरेटिया, उसके बाद होता है अमेरिकानस, अमेरिकन से याद किया अमेरिकन, और उसके बाद होता है एस्परजिलस। ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं। जब ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो O2 जो होता है वो O2 नेगेटिव में चेंज नहीं होता। जब O2 नेगेटिव में चेंज नहीं होता तो हमारे पास एक डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है क्रोनिक ग्रैनुलोमाटस। अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ NADPH के लिए होता है। अब वो सवाल क्या पूछता है, वो सवाल ये पूछता है कि हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट हुआ हमारे पास जिसके अंदर माइलो परऑक्सीडेज का मसला था, माइलो परऑक्सीडेज का मसला था और ब्लीच प्रोड्यूस नहीं हुई। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि क्रोनिक ग्रैनुलोमैटिक डिसीज़ है? हम उसको हरगज़ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्रोनिक ग्रैनुलोमैटिक डिसीज़ सिर्फ और सिर्फ NADPH की कमी की वजह से होगी या NADPH के मसले की वजह से होगी, बाकी डिसीज़ नहीं होगी। और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है NBT, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोरियम टेस्ट। अच्छा ये होता है हमारे पास नाइट्रो ब्लू टेट्राजोरियम टेस्ट। अब ये सुन ले, अगर तो ये वाला जो टेस्ट है, अगर आ जाए मेरे पास ब्लू, ठीक है, तो इसका मतलब है जो NADPH है वो बिल्कुल ठीक है, बंदे का बिल्कुल ठीक है, उसको CGD डिजीज़ नहीं है। उसको कोई और हो सकती है, ब्लीच प्रोड्यूस नहीं हो रही। देखे ना, एक पेशेंट है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ब्लीच प्रोड्यूस नहीं थी हो रही, ठीक है, उसको ये लगा कि उसके NADPH का मसला, वो चला गया डिपार्टमेंट में, उसने कहा मेरे नाइट्रो ब्लू टेट्राजोरियम टेस्ट कर दो। उसका नाइट्रो ब्लू टेट्राजोरियम टेस्ट कर दिया। जब उसका टेस्ट किया, टेस्ट ब्लू आ गया। उसने कहा यार आपको कोई CGD नहीं है, जाओ घर जाके बैठो। ठीक है, उसको पता था मेरी क्या हो रहा है, मेरी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, यानी सिंपल सिंपल हमारे वर्ड्स में मेडिकल में कि ब्लीच प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, और ब्लीच वेजिकल्स को ख़त्म नहीं कर रही, क्रोनिक में जा रही है सिचुएशन, उसको पता चल गया। उसने कहा हाँ आपको CGD तो नहीं है, हाँ आपको मैं MPO का मसला है या फिर आपको SOD का मसला है। ठीक है, दूसरी बात आज अगर तो ब्लू है तो ठीक है, और अगर वो वाला जो टेस्ट है वो कलरलेस सारे, तो इसका मतलब है NADPH का मसला, हाँ आपको CGD उस वक्त हो सकती है।
बात समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाए, ये वाला टॉपिक जो था ना वो अब अल्लाह अल्लाह करके क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसमें मैंने टाइम भी काफ़ी लगाया है। पहला था पहला था स्टेप वन था मार्जिनेशन, जिसमें वैजो डायलेशन हुई। स्टेप टू था जिसको कहते हैं रोलिंग। और रोलिंग क्या है, रोलिंग में कौन कौन से यूज़ होते हैं, एक होता है पी सिलेक्टिन, एक होता है ई सिलेक्ट, ठीक है, बस इतना स्टेप है। स्टेप थ्री है एडहेशन। एडहेशन में कौन यूज होता है, आई कैम होता है, वी कैम होता है। आई कैम ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर को अटैच करता है, वी कैम इंटरल्यूकन 1 को अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद कीमोटैक्सिस फाइटिंग हुई। फाइटिंग में हम अभी नहीं जाएंगे, हाँ जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पड़ेंगे ना हम थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कौन कौन से मेडिएटर लगे होते हैं जो किल करते हैं, ठीक है। अब आ जाए, उसके बाद आता है, अच्छा उसके बाद आता है स्टेप 5 फैगोसाइटोसिस। जब हमारे पास पैथोजन, हमारा जो विलन है वो हार गया, तो हमने उसको फैगोसोम बना दिया। जब फैगोसोम बन गया, फैगोसोम गया लाइसोसोम के पास, वो फैगोलाइसोसोम बन गया, ठीक है। और जब वो फैगोलाइसोसोम बन गया, अब वो गोल्जी अपरेटस के पास गया। गोल्जी अपरेटस के पास जाकर उसने क्या किया, उसने हमारे पास वेजिकल्स में चेंज हो गया। वेजिकल्स में चेंज हो गया, वेजिकल्स में अगर वेजिकल्स के बाद हमारे पास ब्लीच ब्लीच आएगी बॉडी से। ब्लीच क्या करेगी, उस वेजिकल्स को किल कर देगी और स्टेप खत्म। और अगर ब्लीच नहीं बनेगी तो हो सकता है NADPH का मसला हो सकता है SOD का मसला हो सकता है MPO का मसला हो। और अगर NADPH का मसला है तो इसका मतलब है कौन सी डिसीज़ है, क्रोनिक ग्रैनुलोमाइटिस डिसीज़। और इसके लिए टेस्ट कौन सा होगा, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोरियम टेस्ट। MPO SOD की हम अभी बात नहीं कर रहे। ये था हमारे पास न्यूट्रोफिल। अच्छा, अब एक टॉपिक है छोटा सा, वो पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। मैक्रोफेज, ठीक है, मैंने बताया था एंटीजन प्रत्यानिक से एंड पे कौन आता है, मैक्रोफेज में आता है। ये होता कब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि ये होता कब है। ये हमारे पास होता है कि पीक पे जाकर होता है, एंड पे 2 to 3 days के बाद जाकर ये मैक्रोफेज आते हैं और उसको किल कर देते हैं। किसको, वेजिकल्स को। वेजिकल्स को मैक्रोफेज क्या करेंगे, आके किल कर देंगे, यानी ईट कर देंगे। और उस प्रोसेस को मैंने बताया था क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है ओप्सनाइजेशन। अब समझ आ रही बात की, वो जिस तरह मर्जी करे, मैक्रोफेज जिस तरह मर्जी करे, T हेल्पर सेल के जरिए करे, B हेल्पर सेल के जरिए करे, जिस तरह मर्जी करे, सिंपल बात थी, मैक्रोफेज आकर उसको किल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इस स्टेप को कहते होते हैं टर्मिनेट स्टेप ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और मैं इसको कहता हूँ स्टेप 8 ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ये सुन लें। हमने अभी तक क्या पहले पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना एक चीज़ की समझ आ रही होगी कि NADPH ATP का तो मैंने बताया था एनर्जी होती है, NADPH का कहाँ काम है, याद आ गया अब। NADPH O2 को O2 नेगेटिव में चेंज करता है, और अगर NADPH ही नहीं होगा तो ब्लीच नहीं बनेगी, काम ही नहीं होगा, पैथोजन और हैवी हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे ज़रा, पहली बात हमने पढ़े थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में। उसके बाद हमने एक्यूट पढ़ी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मैकेनिज्म पढ़े 2-3, ठीक है। टॉलर के पे लगे होते हैं जो कि पंप्स के थ्रू सिग्नल भेजते हैं और वो आगे न्यूक्लियस को आते हैं, फिर मेडिएटर किलो कर देता है। मेडिएटर और इंटेग्रिन के दरमियान फ़र्क पड़ा। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलाइपेज A2 अरेक्नोनिक एसिड, कोक्स लॉक्स निकला। कोक्स और लॉक्स में काफ़ी MCQ पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक इसकी अलग वीडियो बनाऊं जिसमें कोक्स और लॉक्स के MCQs हों। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस का, मैंने आपको बताया थोड़ा सा, उसकी टाइप्स बताई, मास्ट सेल्स का बताया, और ये 3 मैकेनिज्म बताए कौन कौन से, ये कंप्लीमेंट, क्लासिकल, अल्टरनेट और मोनोस बाइंडिंग पाथवे। उसके बाद हैकमैन फैक्टर का थोड़ा बताया। उसके बाद आगे स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद आगे एंड डिस्ट्रक्शन इसका नाम है, जिसमें ब्लीच आती है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। और जो स्टेप 8 है वो कौन सा है, मैक्रोफेज आ गया, ठीक हो गया। ये स्टेप 8 है हमारे पास। अभी इसके बाद जो है वो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से पढ़े हैं वो सुन लें। हमारे पास इसके बाद अब पढ़े हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, उसके बाद हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का ही एक टॉपिक है ग्रैनुलोमाइटिस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद पढ़ा है प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास पढ़ा है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी पढ़ा है, ठीक है। ये मेन टॉपिक्स बने, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि मेन चीज़ हमारी कवर हो गई है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएंसी को, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी को। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा है था, इस वजह से लेंथी था, मैंने इस वजह से इस ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पढ़ा है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने मेन चीज़ स्टेप्स पढ़े हैं,
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MCQs थे, वो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह करते हैं।